कहां तक पढ़ लिए थे बेटा अपन, बताना एक बार। जल की व्याख्या पढ़ रहे थे अपन ने, ताप का प्रभाव पढ़ लिया था। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, वापस से देखो एक बार उसको आप। जल की व्याख्या में बेटा बात बंद कर दो। जल की व्याख्या में हमने सबसे पहले इसमें जो काम की चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हो गई जो आपको ध्यान रखना है, वो देखो। जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपको पहले से ही पता है कि भाई H प्लस इंटू OH माइनस 10 की घात माइनस 14 के बराबर होता है, और PH प्लस POH किसके बराबर होता है, 14 के बराबर। इसके बाद शुद्ध जल के लिए हमें पता है कि H प्लस OH माइनस का मान बराबर होता है, क्योंकि उसका जो नेचर होता है विलयन का वो उदासीन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो न्यूट्रल का मतलब जितने H प्लस आयन उतने OH माइनस आयन, यानी कि 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 7, यानी कि पीएच का मान क्या होगा दोनों का, 7। इसके बाद ये जो अपने पास जल की सांद्रता हमने ज्ञात की थी वो आपको ध्यान रखनी है, उस पर मार्क कर लो आप, इस पर अंडरलाइन कर लेना आप। जल की सांद्रता हमने कितनी ज्ञात की थी बेटा, 55.5 मोलर, ये ध्यान रखनी है आपको। वैसे तो हमने कैलकुलेट किया था, कैसे आता ही है, पर आपको आगे से ध्यान रखना है, कई जगह कभी कभी ये यूज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अल्फा का मान है आपके पास 1.8 इंटू 10 की घात माइनस 7% में है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस स्टूडेंट को भी नीट 2024 में 625 या उससे अधिक मार्क्स आए हैं वो फर्स्ट फ्लोर बी ब्लॉक बैच अलॉटमेंट कैबिन में आकर मिले। है किसी के 625 के ऊपर नीट में, 600 के ऊपर है किसी के? माइनर टेस्ट नहीं, नीट की कह रहा हूं। कितने आए थे बेटा आपके और आपके? 625 वाला अगर कोई हो तो आप मिल लेना। दस 12 नंबर से रह गए आप। कोई नहीं बेटा, 625 से ज्यादा ही आएंगे इस बार। मैं ट्रीट दूंगा तुझे, जिसका भी सिलेक्शन होगा मेरी तरफ से ट्रीट। सिलेक्शन का मतलब तेरे लिए क्या होती है डेफिनेशन? तू क्या चाहता है सेलेक्ट होने का मतलब, तू क्या चाहता है? गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए, अच्छा कॉलेज जो तुम्हें चाहिए। सेलेक्ट होने का मतलब ये थोड़ी है कि उनका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। कॉलेज की बात कर रहे हैं, भावनाओं में आ गया तू तो कि सर सेलेक्ट मतलब ट्रीट के लिए तू क्या है, सिर्फ उस पर ध्यान देगा कि सर सेलेक्ट हो जाऊं। काम की बात करते हैं ना, ये पढ़ेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा। ताप का प्रभाव, उसके बाद देखो हमने KW पढ़ा था। KW के अंदर क्या था बेटा, आयनिक गुणनफल। KW इंपॉर्टेंट है, उस पर स्टार लगाओ। KW वाला जो भाग है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो K का मान है, K का मान याद करने की जरूरत नहीं है वैसे तो। K का मान हमने ज्ञात किया था 1.8 इंटू 10 की घात माइनस 16, है ना। मॉड्यूल में क्वेश्चन है एक जिसमें K का मान पूछा हुआ है, मगर हमारे पास वैसे इतने सारे फॉर्मूले होते हैं। बेटा बात नहीं करो, इधर देखो। हमारे पास वैसे इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, तो हमें यह भी डिसाइड करना है किस पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है। तो आपको K का मान याद करने की जरूरत नहीं है। गलती से अगर पूछ ले कि K का मान कितना होता है तो बस आप देख लो ज्ञात करते कैसे हैं। तो ऊपर H प्लस इंटू OH माइनस होता है और नीचे 55.5 मोलर होता है। कैलकुलेट करोगे हमें मिल सकती है वैल्यू, याद करने की जरूरत नहीं है। ताप के प्रभाव हमने पढ़ा था। ताप के प्रभाव में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, कि अगर आप ताप बढ़ाओगे तो बताओ अल्फा का मान बढ़ेगा कि कम होगा? H प्लस OH माइनस K, KW, PH, POH, PKW। जो पीएच स्केल था वो PKW ही तो था ना। तो इसका मतलब हम क्या सोच रहे हैं कि यदि आप ताप बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब PKW का मान कम हो रहा है, इसका मतलब पीएच स्केल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि हमने शायद रिलेशन भी लिखा होगा, या नहीं लिखा है तो आप देख लेना कि टेम्परेचर जो है वो किसके इनवर्स आ गया बेटा, पीएच स्केल के। तो बताओ ताप कम करोगे तो पीएच स्केल बढ़ेगा। बात क्लियर है? अब मुझे बताओ बेटा कि अगर PKW का मान 15 है, अगर PKW का मान 15 है तो बताओ ताप जो है 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है कि कम है? यदि PKW का मान 15 है, देखो PKW 15 मतलब पीएच स्केल 15, तो बताओ वैसे कितना होता है, 14। तो बताओ 14 से ज्यादा है कि कम है?
तो पीएच स्केल बढ़ा, यानी कि ताप क्या किया होगा, कम किया होगा। तो किससे कम, 25 से। आपको 25 से कंपेयर करना है। समझ में आ गई बात? अच्छा मुझे बताओ बेटा कि यदि पी के डब्ल्यू का मान 15 है, जो मैंने आपको लिख के बताया, तो शुद्ध जल के लिए H+ की सांद्रता कितनी होगी? शुद्ध जल के लिए H+ की सांद्रता कितनी होगी? बेटा क्या पी के डब्ल्यू से के डब्ल्यू ज्ञात कर सकते हैं क्या? पी के डब्ल्यू से देखो रिलेशन क्या होता है, के होता है 10 की घात माइनस पी के बराबर, H+ होता है 10 की घात माइनस पीएच के बराबर, है ना, ये हमें पता है। तो आपके पास यदि पी के डब्ल्यू है तो के डब्ल्यू का मान कितना आएगा बेटा? के डब्ल्यू का मान आएगा 10 की घात माइनस 15। यस और नो? और हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो के डब्ल्यू होता है, H+ से हम इसका ऐसा रिलेशन लिखते हैं, क्या आएगा, के डब्ल्यू की पावर हाफ। तो बताओ के डब्ल्यू यदि 10 की घात माइनस 15 है तो H+ 10 की घात माइनस 15 बटा 2, यानी कि 10 की घात माइनस 7.5। तो फिर पीएच कितना आएगा, कितना आएगा बेटा? 7.5। क्लियर है क्या? अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर किसी विलयन के लिए या किसी शुद्ध जल के लिए भी, किसी के लिए भी यदि पी के डब्ल्यू का मान 15 है, यही वापस से मैं पूछ रहा हूं, तो बताओ पीएच बराबर 7 का नेचर क्या होगा? क्या होगा? अम्लीय, क्योंकि 7.5 पर तो न्यूट्रल है, तो 7.5 से कम पर क्या होगा, अम्लीय होगा। तो एक बार इसके क्वेश्चन अपन देखते हैं, फिर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन लिखो। शुद्ध जल के लिए, शुद्ध जल के लिए 5 डिग्री सेल्सियस, शुद्ध जल के लिए 5 डिग्री सेल्सियस पर पीएच का मान होगा ये 4 ऑप्शंस हैं। बेटा सिंपल क्वेश्चन है। देखो ताप वैसे क्या होता है, 25 होता है, पर ये क्या है, 5। तो ताप कम है कि ज्यादा है? यदि ताप कम है तो पीएच स्केल क्या होगा? तो यदि पीएच स्केल बढ़ जाएगा तो न्यूट्रल 7 से ज्यादा पर होगा। तो आंसर क्या आएगा? सेकंड आएगा। दोबारा समझा देता हूं। 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 25 से कम है, यदि टेम्परेचर कम तो पीएच स्केल ज्यादा। सोचो अगर पहले 14 था, अगर पीएच स्केल बढ़ गया 16 हो गया, तो अब उदासीन किस पर होगा? 8 पर। तो कम से कम 7 से तो ज्यादा पर ही उदासीन होगा ना। तो यही हमने टिक किया है कि शुद्ध जल के लिए कब इसका इसका पीएच क्या मिलेगा? 7 से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। लिखो यदि 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर के डब्ल्यू बराबर 10 की घात माइनस 16 है, तो ज्ञात कीजिए पी के डब्ल्यू H+ OH-
पीएच व पीओएच। जिसका आंसर आते जाए हाथ ऊपर करते जाओ। तो इसको देखते हैं बेटा, आपको क्या दिया है, के डब्ल्यू का मान 10⁻⁻16। तो फिर बेटा पी के डब्ल्यू कितना हो जाएगा 16। तो पीएच कितना हो जाएगा 8। पीओएच कितना हो जाएगा 8। तो के डब्ल्यू जो होगा वो तो दिया ही है। एच प्लस कितना आएगा बेटा 10⁻−8। ओएच माइनस क्या आएगा 10⁻−8। आया क्या समझ? अच्छा, एक इसमें है ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जैसे मान लो कि हमें पता है कि H2O कैसे वियोजित होता है, H प्लस और OH माइनस इस तरह से वियोजित होता है। हो सकता है कि आपको H2O की मात्रा दे दी जाए कि ये इतना ml है या फिर इतना ग्राम है, और आपसे नंबर ऑफ H प्लस आयंस पूछ ले। क्या दे दे H2O, और पूछ क्या ले, नंबर ऑफ H प्लस आयंस। तो बताओ इससे H प्लस कितना आएगा, वो तो अल्फा से ही पता लगेगा ना। क्योंकि मुझे बताओ, मान लो कि इसके मोल आपने निकाल लिए, भाई सीधे मास से तो मास निकाल नहीं सकते, है ना। तो हमने यही पढ़ा था मोल कंसेप्ट में कि जब भी मास दिया होगा, भाई अगर वॉल्यूम दिया है तो क्या वॉल्यूम से स्टाइक्योमेट्री लगा सकते हैं क्या? मुझे बताओ इसका 10 ml है, तो क्या इसका 10 ml कर दें? भाई वॉल्यूम से स्टाइक्योमेट्री कब रिलेट करते हैं? जब भौतिक अवस्था क्या होती है, गैस। जब मैं जल बोल रहा हूं तो जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, लिक्विड है ना बेटा। तो मुझे बताओ कि वॉल्यूम हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो मान लो अगर आपको जल का आयतन दे दिया तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, पहले आपको जल की डेंसिटी पता है कितनी होती है, 1 ग्राम प्रति ml। तो आप उसके आयतन से पहले क्या निकालोगे, भार। भार से फिर क्या निकालोगे, मोल। अब मान लो कि तुमने मोल निकाल लिए, ए आ गए। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में सोचो क्या होता था, ए में से क्या जाता था, एक्स। क्या बनता था, एक्स। और क्या बनेगा, एक्स। तो अगर आपसे H प्लस आयंस पूछ लिया मतलब एक्स पूछ लिया। और एक्स कैसे आएगा बेटा, हमें पता है अल्फा बराबर क्या होता है, वियोजित मात्रा, और नीचे क्या आती है, प्रारंभिक मात्रा। तो वियोजित मात्रा ही तो हमें याद करनी है ना। वो किसके बराबर होगी, अल्फा इंटू ए के बराबर। ए जो आपने ज्ञात किया होगा, अल्फा जो आपको याद होना चाहिए था अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। और अल्फा का मान कितना होता है बेटा, 1.8 इंटू 10⁻−7 या -9। दो वैल्यू लिखवाई थी, -9 तो फ्रैक्शन में थी और -7 परसेंटेज में थी। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि पूरे चैप्टर में कहीं पर भी अगर अल्फा आ जाए तो किसी फॉर्मूले में अल्फा पुट करना है तो हमेशा किस में पुट करोगे, फ्रैक्शन में। तो अल्फा आप कितना पुट करोगे कैलकुलेट करने के लिए, 10⁻−9। अब आपको पता लग गया, ये पता लग गया तो इसके मोल आ गए। अगर इसके मोल आ गए, मोल पूछे तो आंसर कर देंगे, और अगर संख्या पूछी है तो इनटू क्या कर देंगे, एन ए। क्वेश्चन दूं ये, करो। 1.8 ml, 1.8 ml जल में उपस्थित H प्लस आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। H प्लस आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बेटा इस क्वेश्चन में ताप तो दिया ही नहीं है, और यदि ताप नहीं देते तो क्या मान लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस।
किया सॉल्व? किस किस का आंसर आ गया? तो देखते हैं बेटा इसको अपन। तो हमें क्वेश्चन में पहली चीज तो 1.8 ml H2O लिक्विड दिया है, जल दिया है। तो हमें पता है कि जल की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम प्रति ml। क्या होती है बेटा? 1 ग्राम प्रति ml। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, जिसमें आपको आयतन दिया हुआ है बेटा 1.8 ml। बेटा ये वैल्यू 1 तभी तो आएगी जब मास और वॉल्यूम दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। अगर ऊपर 2 तो नीचे भी 2 होना चाहिए, ऊपर 5 तो नीचे भी 5 होना चाहिए। यदि 100 ग्राम जल है तो आयतन कितना होना चाहिए? 100 ml। या उल्टा बोल दो, यदि 100 ml जल है तो भार कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। तो आपको क्या दिया आयतन बेटा? आयतन आपको दिया 1.8 ml। तो फिर क्या हम भार ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो ये जो भार इसका आएगा कितना आएगा बेटा? 1.8 ग्राम। कितना आएगा बेटा? 1.8 ग्राम। अब हमें ये पता है, अभी हम डिस्कस किए थे कि सीधे मास से तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यदि आप मोल ज्ञात करोगे तो 1.8 बटा 18, ये मोल आपके पास आ गए बेटा 0.1। कितने आ गए? 0.1। अल्फा का मान जो होता है वो होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻9। तो यहां से मैं H प्लस आयंस के जो मोल है, H प्लस आयन के मोल में लिख सकता हूं X के बराबर होंगे। X के बराबर मतलब मैं लिख सकता हूं मोल H2O के, और इंटू क्या कर दूंगा? अल्फा। H2O के मोल कितने आ गए बेटा आपके पास? 0.1। और अल्फा का मान कितना बेटा? 1.8 इंटू 10⁻⁹। अगर हमसे सिर्फ मोल पूछता तो आंसर तो यही आ चुका है। पर हमसे पूछा क्या है बेटा? हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा आयनों की संख्या। तो आयनों की संख्या यदि अपन ज्ञात करेंगे तो ये 1.8 इंटू 10⁻⁻10 और इंटू क्या कर दोगे आप? Na। और Na की, अब ऑप्शंस अगर Na की टर्म्स में होंगे तो यही आंसर होगा, और वरना Na की वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन। प्रोसेस समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन लिखो, लिख लो, सॉल्यूशन लिखना है तो। लिख लिया बेटा? क्वेश्चन लिखो एक। यदि 90 डिग्री सेल्सियस, यदि 90 डिग्री सेल्सियस पर पीएच, ये रिलेशन लिख लो, पीएच लेस देन 7 है, तो विलयन की प्रकृति, तो विलयन की प्रकृति निम्न में से क्या हो सकती है? पहला ऑप्शन लिखो उदासीन, पहला ऑप्शन लिखो बेटा उदासीन। दूसरा ऑप्शन लिखो अम्लीय। तीसरा ऑप्शन लिखो क्षारीय। और चौथा ऑप्शन लिखो ऑल।
क्या आएगा बेटा? कैसे? क्योंकि पहली चीज तो 90 डिग्री सेल्सियस पर जो पीएच होता है न्यूट्रल वो 6 पर होता है, तो 6 से 7 के बीच में क्या होगा? बेसिक। 6 पर क्या होगा? न्यूट्रल। और 6 से कम पर क्या होगा? एसिडिक। हमसे बोला है कि 7 से कम है, तो 7 से कम में तो 6 से 7 भी आता है, तो 6 से 7 के हिसाब से हम बेसिक सोच सकते हैं, है ना? 7 से कम में तो 6 भी आता है, अगर 6 हो गया तो न्यूट्रल भी सोच सकते हैं, और अगर 6 से भी कम हो गया तो एसिडिक। यानी कि तीनों पॉसिबल है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। इसलिए आंसर इसका क्या होगा बेटा? फोर्थ, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या? ऑल। क्लियर है? नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो बेटा, पीएच की परिकल्पना। पीएच की परिकल्पना। पीएच की परिकल्पना में अपन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को लेकर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कैलकुलेट करने के लिए, वो सब डिस्कस करेंगे। आपने पढ़े भी होंगे टॉपिक्स कि अकेला प्रबल अम्ल, अकेला प्रबल क्षार, या फिर प्रबल अम्ल का मिश्रण या प्रबल क्षार का मिश्रण, या फिर अम्ल और क्षार को एक साथ हमने मिला दिया। तो वो वाले टॉपिक्स अपन यहां पर देख रहे हैं, इसको ध्यान से समझो, ठीक है? आयनिक में जो सबसे बेसिक कंफ्यूजन होता है, जो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता, बस रट लेते हैं कि कभी तो मोलरता यूज करते हैं, कभी नॉर्मलता यूज करते हैं, कभी ग्राम तुल्यांक यूज करते हैं, कभी मोल यूज करते हैं। एक्चुअल में उसका फील आता ही नहीं कि होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं वो सिखा रहा हूं आपको, रटना कुछ नहीं है, पूरा अच्छे से समझो आप कि मोलरता, नॉर्मलता, ये सब होता क्या है। ठीक है, इधर देखो। अगर मान लो मैंने एक अभिक्रिया लिखी है बेटा, मैंने लिखी एक अभिक्रिया जैसे H2SO4 की, और ये है आपके पास 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। थोड़ा सा ध्यान से समझो इसको, ठीक है? अब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? पीएच ज्ञात करना है। अगर आपको पीएच ज्ञात करना है तो पीएच के लिए माइनस लॉग H प्लस, ये तो रिलेशन होता है। यानी कि हमें किससे मतलब है? H प्लस से मतलब है, या फिर यहां पर सल्फेट से मतलब है। यदि हमें पीएच ज्ञात करना है या फिर पीओएच ज्ञात करना है तो हमें H प्लस या OH माइनस से मतलब है, उसके अलावा दूसरे आयनों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि H प्लस आयन्स कैसे कैसे आ सकते हैं। यदि मान लो कि मेरे पास इसका 1 मोल है, इसका क्या है बेटा? 1 मोल है, तो मुझे अगर मोल H प्लस के ज्ञात करने हैं तो बेटा आपके पास दो तरीके हैं H प्लस के मोल ज्ञात करने के। या तो आप स्टाइकियोमेट्री लगा दो, बताओ 1 से कितना बनेगा? 2। तो ये 1 से सीधे हमने 2 मोल बना दिया, तो मेरे पास H प्लस के मोल आ गए 2। ये जो नंबर 2 आया, ये दूसरे तरीके से भी आ सकता है। मुझे बताओ कि इसको 2 को ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं H2SO4 के मोल लिखूं और उसी के n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि एसिड का n फैक्टर होता है कि उससे कितने H प्लस हमें मिल सकते हैं, तो बेटा ये भी तो आपको 1 इंटू 2 करके 2 ही तो दे रहा है, दिया कि नहीं दिया? यानी कुल मिला के ये जो मोल इंटू एन फैक्टर होता है वो क्या होता है बेटा? ग्राम तुल्यांक ही तो होता है। मुझे बताओ बेटा, ये मोल किसके थे? अम्ल के। एन फैक्टर भी किसका है? अम्ल का। तो ग्राम तुल्यांक भी किसका आया? अम्ल का। यानी कि मुझे यहां से एक बहुत बेसिक चीज समझ में आ रही है कि H प्लस के मोल किसके बराबर होते हैं? ग्राम तुल्यांक किसके? अम्ल के, यानी कि एसिड के। तो अगर कहीं ना कहीं आपको अगर H प्लस के मोल ज्ञात करने हैं तो आप एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। तो आपको ये ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने की हर बार जरूरत नहीं है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। या तो आप यूनिटरी मेथड लगा लो किसके टूटने से कितना मिलेगा, मगर आपको अगर पूरा पूरा तोड़ के नहीं देखना है तो हमें क्वेश्चन में जनरली क्या दिया जाता है कि 2 मोलर H2SO4 है, तो पूरा तोड़ने की जगह हम सीधे उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमें अपने आप समझ में आ रहा है कि इनडायरेक्टली हमें क्या देने वाला है? हमें H प्लस देने वाला है। समझ में आ गई बात? तो यानी कि मोल ऑफ H प्लस किसके बराबर होगा? ग्राम तुल्यांक किसके? अम्ल के। इसी तरह से मुझे बताओ, ये कहानी अगर मैं बेस के लिए लिखता, अगर मान लो मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए लिखता, BaOH होल ट्वाइस के लिए लिखता, तो बेटा Ba प्लस 2 होता और साथ में क्या आता? 2H माइनस। यस और नो? अब मुझे बताओ बेटा, अगर इसका 1 मोल है तो बताओ इसके कितने मिलेंगे? 2 मोल। तो बिल्कुल वही कहानी कि यदि मुझे मोल OH माइनस के निकालने तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो अभिक्रिया लिखो, तोड़ के देख लो, 1 से 2, 2 से 4, ये कर लो, मगर वो लेंथी हो गया, इतना नहीं करना हर बार। दूसरा तरीका क्या हो गया? यही दो नंबर आपको और ऐसे भी मिल सकता है, यदि आप इस मोल बेस के अगर आप लिख रहे हो तो उसी को उसके एन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर मोल 1 है, एन फैक्टर 2 है, तो देखो वापस से वही मिल रहा है जो हमने पहले कैलकुलेट किया था यूनिटरी मेथड करके। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं? H प्लस के मोल किसके बराबर? ग्राम तुल्यांक अम्ल के। और OH माइनस के मोल किसके बराबर? ग्राम तुल्यांक क्षार के, बेस के यानी कि क्षार के। समझ में आ गई बात? कुछ समझ में आ रहा है क्या? मगर बेटा ये जो रिलेशन मैंने आपके सामने लिखा है, ये सिर्फ उसके लिए लग रहा है जब प्रबल हो। आपको सोचो ना बेटा, 1 से 2 सीधे तब बना जब अल्फा 100% था। मुझे बताओ, यदि अल्फा 100% से कम हुआ तो क्या 1 से सीधे 2 बनेंगे क्या?
तो यानी कि मैं अगर जो लिख रहा हूं कि मोल लिख दो और उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे डबल कर दो, तो तब कर पा रहे हो जब अल्फा 100% हो। तो टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे अभी वो पढ़ेंगे प्रबल के लिए, कि या तो प्रबल अम्ल या तो प्रबल क्षार, तो उसके लिए आप ऐसा लिख सकते हो। क्या समझ में आया क्या? मान लो कहीं पर भी मैं कंपेयर कर रहा हूं कि बेटा H+ के मोल इतने, यानी कि मैं ग्राम तुल्यांक निकालूंगा अम्ल के। मैंने बोला बेटा OH- के मोल इतने, मतलब मैं ग्राम तुल्यांक निकालूंगा किसके? क्षार के। क्लियर है? आपको सोचो ना, हम उदासीनीकरण अभिक्रियाएं भी तो पढ़ते हैं ना, पढ़ते नहीं पढ़ते? भाई उदासीनीकरण दो तरह का होता है, या तो पूर्ण उदासीनीकरण या फिर अपूर्ण उदासीनीकरण, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन या फिर इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। पूर्ण उदासीनीकरण का मतलब होता है कि H+OH- बराबर बराबर संख्या में थे, पूरे पूरे आपस में न्यूट्रलाइज हो गए। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए H+ और OH- के नंबर बराबर होने चाहिए ना। तो H+ के नंबर मतलब ग्राम तुल्यांक अम्ल, और OH- के नंबर मतलब ग्राम तुल्यांक क्षार, तो बराबर ही तो होते हैं पूर्ण उदासीकरण में। होते नहीं होते कि ग्राम तुल्यांक अम्ल बराबर ग्राम तुल्यांक क्षार? अगर बेटा अपूर्ण उदासीनीकरण है, इसका मतलब या तो H+ ज्यादा होगा या फिर OH- ज्यादा होगा, अलग अलग होंगे। यानी कि ग्राम तुल्यांक अम्ल और ग्राम तुल्यांक क्षार दोनों बराबर नहीं होंगे। तो यही पढ़ते हैं अपन कि भाई इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में ग्राम तुल्यांक बराबर नहीं होते और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में ग्राम तुल्यांक इनके बराबर होते हैं। तो आगे से आपको फील करना है, कहीं पर भी अम्ल के ग्राम तुल्यांक लिखे हैं मतलब वो H+ की बात कर रहा है, और अगर कहीं ना कहीं क्षार के ग्राम तुल्यांक लिखे हैं मतलब वो OH- के नंबर की बात कर रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? यस और नो? अब आते हैं अपन बेटा इधर, ये तो हमने मोल ज्ञात किए, अब अपन नॉर्मलता और मोलरता का रिलेशन सोचते हैं। ठीक है, आप ऐसे सोचो, अगर मान लो कि इसके मोल की जगह ये मिटा देता हूं मैं एक बार के लिए, इसके अलग से बताऊं, इधर देखो चलो, अगर मैं दोबारा इसी अभिक्रिया को लिख रहा हूं, H2SO4 कैसे टूटा बेटा? 2H प्लस SO4-2। अब सोचो बेटा, मेरे पास इसका 1 मोलर है, मुझे पीएच ज्ञात करना था, तो मुझे पीएच ज्ञात करना है तो किससे मतलब है? H+ से मतलब है। तो मुझे H+ सांद्रता लानी है। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यूनिटरी मेथड लगा दूंगा कि भाई इसके एक से कितने बनेंगे? 2, तो ये मैंने बना दिए 2 मोलर। इसी 2 मोलर को और कैसे अपन ज्ञात कर सकते हैं? आप सोचो, अगर मैं इस H2SO4 की मोलरता को, अम्ल की मोलरता को उसी के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 इंटू 2 करके भी तो वापस ये मिल रहा है। तो बताओ मोलरता इंटू एन फैक्टर क्या होता है? नॉर्मलता। यानी कि इसी तरह से जैसे मोल का हमने रिलेशन ज्ञात किया, इसी तरह से मैं बोल सकता हूं कि H+ की जो सांद्रता है, मोलरता जो है H+ की, वो किसके बराबर होगी? नॉर्मलता किसकी? अम्ल की, एसिड की। तो यदि आपने एसिड की नॉर्मेलिटी निकाली है, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप क्या देख रहे थे? H+ देख रहे थे। तो नॉर्मलता का मतलब क्या होता है? नॉर्मलता का मतलब है देखा किसी और को और कैलकुलेट किसी और को किया। इसी तरह से ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या है? कि देखा किसी और को और कैलकुलेट किसी और को किया। कुछ समझ में आया क्या? यस और नो? तो आपसे कभी भी आपको क्वेश्चन में क्या करना है, यदि आपके पास प्रबल अम्ल है तो प्रबल अम्ल के लिए सीधे जो नॉर्मलता होगी अम्ल की, वही H+ सांद्रता देगी। उसकी नॉर्मलता निकाल लो, उससे पीएच ज्ञात कर लो। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि भार इतना है, मोल इतने हैं, मोलरता इतनी है, जो भी हो उसकी नॉर्मलता तक पहुंच जाओ, और नॉर्मल तक पहुंचने का मतलब H+ आ गया। H+ आ गया तो पीएच ज्ञात कर लो। आगे समझ में? अब ग्राम तुल्यांक के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। पता चले सब पढ़ लिया, ग्राम तुल्यांक का ही फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो बताओ बेटा ग्राम तुल्यांक के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं? एक तो होता है बेटा भार बटा तुल्यांकी भार, और क्या होता है बेटा? मोल इंटू एन फैक्टर, और एक क्या होता है बेटा? नॉर्मलता इंटू आयतन, जहां पर आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। दूसरी बात, और चीजें सिंपल कर रहा हूं, पूरे चैप्टर में आप इसको यूज मत करना, ये तो मोल कंसेप्ट में यूज किया था जब हमने तुल्यता का नियम पढ़ा था। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। तीनों में से कौन सा रिलेशन कब यूज होगा? यदि आपको भार दे भी दिया ना, तो आप भार से मोल निकालो, और मोल निकालने का मतलब मोल इंटू एन फैक्टर। समझ में आ गई बात? और ये कब यूज करोगे? जब आपको अलग अलग, आपको आयतन दे दिया और मोलरता या नॉर्मलता में से कुछ दे दिया, तब तो क्लियर ही समझ में आ रही है। आया क्या कुछ समझ में? तो मैंने आपको हेडिंग लिखवाई है बेटा, पीएच की परिकल्पना। इसमें सबसे पहले लिखो आप, इसमें सबसे पहले लिखो प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। लिख लिया प्रबल क्षार? ये एग्जाम्पल थे समझाने के लिए, आपको सिर्फ ये नोट करना है जिसमें मैंने बॉक्स बनाया बेटा।
नहीं, क्षार का सेकंड केस लिखवा दूंगा ना अभी, फिर फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा। क्या लिखा है आपने? प्रबल, प्रबल क्षार लिखा है ना? प्रबल क्षार व प्रबल अम्ल दोनों एक साथ कर देते हैं, व और लगा दो। लिख लिया आपने? प्रबल क्षार व प्रबल अम्ल। तो इसमें एग्जाम्पल नोट नहीं करना है बेटा आपको, ठीक है? ये मिटा दूं फिर? तो क्षार के लिए हमें क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए मोल OH माइनस किसके बराबर होंगे बेटा? ग्राम तुल्यांक किसके? बेस के। और क्या लिखना चाहिए? मोलरता OH माइनस की किसके बराबर होगी बेटा? मोलरता OH माइनस की किसके बराबर होगी? नॉर्मलता किसकी? क्षार की। अगर बेटा मुझे बताओ कहीं ना कहीं m/1000 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1/1000 m। समझ में आ गई बात? कहीं ना कहीं n/1000 लिखा है और बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या दोबारा n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है क्या? नहीं करना। समझ में आ गई बात? n फैक्टर से तभी मल्टीप्लाई करना होता है जब हमें मोलरता दी होती है। अगर नॉर्मलता ही दे दी तो इसका मतलब डायरेक्ट ही n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद का दिया है हमें, ठीक है? अब मुझे ये बताओ बेटा कि जो भी आप pH कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, मेरे पास HCl था, है ना, HCl से H प्लस मिले। ये जो pH आप कैलकुलेट, अच्छा मुझे बताओ 10 की घात -3 है आपके पास HCl, ये 10 की घात -3 मोलर HCl है, pH कितना होगा? pH कितना होगा? 3 होगा, है ना? तो मुझे बताओ ये जो pH आप ज्ञात कर रहे हो, ये अम्ल का ज्ञात कर रहे हो या फिर उस पूरे विलयन का ज्ञात कर रहे हो? अम्ल का ज्ञात कर रहे हो पूरे विलयन का? विलयन का। तो बेटा विलयन में विलायक कौन था? जल था। जल में भी तो H प्लस आयन होते हैं। कितने होते हैं? 10 के घात -7। मगर हमने जल के काउंट नहीं किए, हमने सिर्फ किसके काउंट किए? अम्ल के। हमने जल के इसलिए काउंट नहीं किए क्योंकि जल से मिलने वाले जो H प्लस आयन थे वो इसके कंपैरिजन में काफी कम थे। तो हमें ऐसा नहीं हमेशा जल को ध्यान देना ही नहीं है। यदि जल से मिलने वाले H प्लस अगर कंपेरेबल अमाउंट में आ गए, ऐसा नहीं कि अंतर बहुत ज्यादा है, तो उस केस में कभी कभी अपन H प्लस आयन जल के भी काउंट कर लेते हैं। मगर कब काउंट करेंगे वो बाद में बताऊंगा, पहले सिंपल इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है? उसका तो मैं नोट लिखवा दूंगा कि जल को कब लेना है, पहले बेसिक क्वेश्चंस अपन देखते हैं। लिखो, दिए गए विलयन के पीएच ज्ञात कीजिए। दिए गए विलयन के पीएच ज्ञात कीजिए। पहला लिखो बेटा m/100 H2SO4, m/100 बेरियम हाइड्रोक्साइड, n/100 H2SO4 और n/100 बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसमें पांचवा भी मैं लिख रहा हूं,
फर्स्ट वाले में नॉर्मलता यदि आप ज्ञात करोगे तो मोलरता 10 की घात -2 है और एन फैक्टर इसका 2 है। ये जो नॉर्मलता है ये H प्लस की सांद्रता है। तो फिर यदि आप pH ज्ञात करोगे तो माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की घात -2, सॉल्व करने पर यह आएगा बेटा 2 माइनस लॉग 2, और 2 माइनस लॉग 2 क्या होता है बेटा 0.3, ये आएगा 1.7। ये किस किस का आंसर आ गया 1.7। हो गए सारे। सेकंड किस किसने कर लिया बेटा, सेकंड देखते हैं। तो यहां से आपके पास पहले क्या मिलेगा बेटा, OH माइनस की सांद्रता मिलेगी सेकंड वाले में, और वो किसके बराबर होगी, नॉर्मलता किसकी, बेस के बराबर। तो बेस की नॉर्मलता मोलरता इंटू एन फैक्टर के बराबर होगी। तो यहां से POH का मान 1.7 आएगा, क्योंकि ये वाली कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं। तो POH का मान 1.7 है, पर हमसे क्या पूछा है pH। तो pH क्या आएगा 14 माइनस POH। तो 14 माइनस 1.7 करोगे तो ये आएगा बेटा 12.3। कितना आएगा 12.3। क्लियर है। ये कौन सा पार्ट हो गया बेटा, ये फर्स्ट पार्ट। ये कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखें तो सीधे से सिंपल से समझ में आ रहा है। सीधे नॉर्मलता दे दिया बेटा, नॉर्मलता ही तो H प्लस होगी ना। तो नॉर्मलता यदि आप ज्ञात कर रहे हो तो 10 की घात -2 सीधे ही दिया है। तो pH का मान यहां से कितना आ गया बेटा 2। फोर्थ वाले में अगर आप देखोगे तो OH माइनस की सांद्रता सीधे हमारे पास है 10 की घात -2। तो फिर POH कितना आया बेटा 2। तो फिर pH कितना आया 12। pH कितना आया 12। नेक्स्ट आपके पास क्या बेटा 5 हुआ। फिफ्थ किया क्या सॉल्व, किस किसने कर लिया फिफ्थ सॉल्व, फिफ्थ और कर लो। तो सबसे पहले तो मोल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो H2SO4 के मोल यदि आप ज्ञात करोगे तो भार 4.9 है और मोलर भार इसका 98 है। अगर H प्लस के मोल आप ज्ञात करोगे तो H प्लस के मोल आएंगे 4.9 अपॉन 98 और N2 क्या करोगे 2। तो ये ज्ञात करने पर 0.1 आएगा। H प्लस के मोल कितने आ गए 0.1। तो फिर सांद्रता कितनी आ जाएगी भाई, मोल है ही, आयतन आपको पता ही है, तो मोल बटा आयतन कर देंगे। तो 0.1 बटा 10 10 की घात -2। तो फिर pH का मान आएगा यहां से 2। pH का मान कितना आएगा बेटा 2। क्लियर है। आया क्या आंसर, किस किस का आ गया। एक और क्वेश्चन, नहीं ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, समझ में आया ना। एक और क्वेश्चन लिखो। अब देखो इसमें सिली मिस्टेक कर सकते हो, क्वेश्चन इजी है पर। लिख लिया। क्वेश्चन लिखो, यदि NaOH विलयन, यदि NaOH विलयन
कि पीएच का मान 13 है, यदि NaOH विलयन के पीएच का मान 13 है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित NaOH का भार ज्ञात कीजिए। करें डिस्कस। तो आपको क्या दिया है इस क्वेश्चन के अंदर? हमें इसमें दिया है कि पी NaOH का तो विलयन है हमारे पास, NaOH विलयन है, और इस NaOH विलयन का जो पीएच का मान है वो क्या है बेटा? 13 है। आपसे भार किसका पूछा है? NaOH का। हमें ये पता है कि NaOH कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। अब ये भी पता है कि इसका अल्फा जो होता है 100% होता है। इसका मतलब जितना OH माइनस होगा उतना ही तो NaOH होगा, चाहे सांद्रता बोल दो चाहे मोल बोल दो। यस और नो? तो हमने हमें पीएच दिया है 13, पर हमें क्या पीएच से मतलब है क्या? यदि हम पीओएच ज्ञात कर लेंगे तो उससे OH माइनस मिलेगा, वो हमारे काम का था। अगर किसी ना किसी तरीके से OH माइनस ज्ञात कर लिया तो NaOH आ गया। तो ये OH माइनस कैसे आएगा? क्योंकि पीएच अगर 13 है तो पीओएच कितना आएगा? 1। अब हमें ये पता है कि OH माइनस सांद्रता किसके बराबर होती है? 10 की घात माइनस POH के बराबर। अगर आप भूल रहे हो तो इसको ध्यान रखना आपको। क्या क्या रिलेशंस होते हैं? जैसे OH माइनस इसके बराबर होता है, वैसे H प्लस किसके बराबर होता है बेटा? 10 की घात माइनस PH। ऐसे K किसके बराबर होगा? 10 की घात माइनस P के। ठीक है, तो यहां पर हम OH माइनस की बात कर रहे हैं, तो OH माइनस आपके पास जो आ रहा है, OH माइनस सांद्रता आपके पास आगे बेटा 10 की घात माइनस 1। अगर OH माइनस की सांद्रता 10 की घात माइनस 1 है, तो हमें यह पता है कि जो सांद्रता NaOH की होगी वही सांद्रता किसकी होगी? OH माइनस की। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अल्फा केस कितना है इसका? 100%। अगर 100% से कम टूटता तब बराबर थोड़ी होता है,
NaOH ज्यादा होता, OH माइनस हो सकता है थोड़ा सा कम हो। समझ में आ गई बात? अब यहां से मुझे बताओ, ये 10⁻⁻1 आया ना, ये मोल बटा आयतन के बराबर ही होगा ना? होगा कि नहीं होगा? क्या आपको आयतन गिवन है तो क्या इनके मोल आ जाएंगे? तो यहां से अगर आप मोल ज्ञात करोगे तो बेटा आयतन तो एक है, मोल हमें ज्ञात करने, तो मोल आपके पास कितने आ गए बेटा? 10⁻⁻1। मोल कितने आ गए? 10⁻⁻1। ये किसके मोल होंगे? NaOH के। और यही मोल किसके होंगे? OH माइनस के, क्योंकि एक से एक है ना, तो 10⁻⁻1 से 10⁻⁻1 मोल तो बराबर बराबर ही होंगे। अगर आपके पास मोल आ गए तो क्या हम भार ज्ञात कर सकते हैं क्या? क्योंकि भार कैसे आएगा? भार बटा मोलर भार, और NaOH का मोलर भार क्या होता है बेटा? 40 ग्राम। तो ऐसे भार आप ज्ञात करोगे तो कितना आएगा? 4 ग्राम। कितना आया? 4 ग्राम। आया समझ में? क्वेश्चन लिखो, नोट करना ही है, करो। लिख लिया बेटा? क्वेश्चन लिखो, 10⁻⁻8 मोलर, 10⁻⁻8 मोलर HCl, 10⁻⁻8 मोलर HCl के जलीय विलयन, 10⁻⁻8 मोलर HCl के जलीय विलयन के लिए पीएच का मान ज्ञात कीजिए। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। पर क्या 8 हो सकता है क्या बेटा? विलयन किसका? अम्ल का या क्षार का? तो पीएच 7 से कम या ज्यादा? मगर यहां से देख के क्या लग रहा है? 8। पर वो सही नहीं है, तो वही नोट अपने को ध्यान रखना है। यदि H+ या OH माइनस एसिड से मिलने वाले या बेस से मिलने वाले अगर 10⁻⁻6 मोलर के बराबर या फिर अगर उससे कम है, तो H+ पूरे सॉल्यूशन का विलयन का किसके बराबर होगा? H+ एसिड प्लस क्या लिखोगे? H+ जल, वाटर, जो कितना होगा? 10⁻⁻7। ये किसके लिए? अम्ल के लिए। और इसे बेस के लिए क्या लिखोगे? OH माइनस पूरे सॉल्यूशन के किसके बराबर होंगे? OH माइनस बेस प्लस OH माइनस H2O लिक्विड। और H2O लिक्विड के H+ OH माइनस कितने होते हैं बेटा? 10⁻⁻7। लिखो, बस ये इतने सिंपल सा पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या लिखा है आपने? एसिड या बेस से H+ या OH माइनस कैलकुलेट किए, अगर वो कैलकुलेट करने पर 10⁻⁻6 मोलर के बराबर या उससे भी कम आ जाए। आप ऐसे सोचो
कि मैंने आपको दिया HCl 10 की घात -3 मोलर है ना, तो यहां से H प्लस आपको कितने मिलेंगे, 10 की घात -3 मोलर मिलेंगे। मगर जल के पास पहले से 10 की घात -7 मोलर भी तो थे ना, थे कि नहीं थे? पर हमने क्या किया, हमने जल पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने सिर्फ इसी से पीएच कैलकुलेट कर लिया। क्यों? क्योंकि यहां पर अंतर देखोगे तो 10 की घात 4 का है, ज्यादा अंतर है। यानी कि जल से मिलने वाले H प्लस इसके कंपैरिजन में क्या थे, काफी कम थे। मगर सोचो मैंने 10 की घात -8 दिया, तो ये तो 10 की घात -8 मोलर तो HCl से अकेले से मिलेंगे H प्लस आपको, मगर जल के पास भी तो 10 की घात -7 है। तो मुझे बताओ क्या अब ये जल वाला कंट्रीब्यूशन क्या नेग्लिजिबल है क्या? ये तो उल्टा इससे भी ज्यादा हो गया ना, तो फिर हम इसको नेग्लिजिबल थोड़ी मान सकते हैं। तो इसका मतलब है यहां पर इसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो कब हमें पानी को कंसिडर करना है वो अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि यदि आपने H प्लस या OH 10 की घात -8 मोलर है, 10 की घात -6 से क्या है बेटा, कम या ज्यादा? कम है। तो उस केस में हमें जो पीएच कैलकुलेट करना है उसके लिए H प्लस या OH माइनस पानी के कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करके सॉल्व करना है। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो H प्लस पूरे सॉल्यूशन के आपके पास किसके बराबर आएंगे, ये आएंगे 10 की घात -8 प्लस 10 की घात -7, जिसमें से 10 की घात -7 यदि आप कॉमन ले लोगे तो कॉमन लेने पर यह आएगा 10 की घात -7 कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस 0.1 यानी कि 1.1 इंटू 10 की घात -7 आएगा। और यदि आप पीएच ज्ञात करोगे तो पीएच आएगा माइनस लॉग 1.1 इंटू 10 की घात -7 यानी कि 7 माइनस लॉग 1.1। और लॉग 1.1 लगभग आप सोच लो लॉग 1 0 होता है, तो लॉग 1.10 से थोड़ा सा ज्यादा 0.02 0.03 कुछ भी आपके हिसाब से अज्यूम कर लो, पर कम से कम ये समझ में आ रहा है कि 7 से तो कम ही होगा। और हम भी ये चाहते थे कि 7 से कम हो, है ना, क्योंकि विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। समझ में आ गई बात? कुछ आ रहा है क्या समझ में? तो मुझे बताओ बेटा, मैंने आपको अगर बोला कि HCl जो है 10 की घात -4 मोलर है, तो बताओ क्या जल का कंट्रीब्यूशन लेंगे क्या? 10 की घात -6 मोलर, 10 की घात -7 मोलर, -8 मोलर। दूसरा जुगाड़, सुनो ध्यान से, अब हर बार इतना कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो कैसा मिलेगा, आपको यही क्वेश्चन मिलेगा और 4 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा 7, एक ऑप्शन होगा 8, एक ऑप्शन होगा 6 से 7 के बीच में, और एक ऑप्शन होगा 7 से 8 के बीच में। तो जब भी आपको समझ में आ जाए, सुनना ध्यान से, तो इसमें पॉइंट क्या है, जब भी आपको समझ में आ गया कि भाई पानी का कंट्रीब्यूशन लेना है, ये वाला केस है, तो उस केस में अम्ल के लिए पीएच जो आएगा कैलकुलेट करने पर हमेशा 7 से 6 के बीच में आएगा। समझ में आ गई बात? 6 और 7 के बीच में आएगा। और क्षार के लिए क्या आएगा, 7 से 8 के बीच में। तो हमें अगर पहले ही समझ में आ रहा था, आपने सिर्फ ये देखा जल का कंट्रीब्यूशन लेना है, वही बात खत्म हो गई। हम ढूंढेंगे 6 से 7 वाला कौन सा ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरा कैलकुलेट करना है नहीं करना है वो पहले ऑप्शन देख के क्लियर होगा। ऑप्शन ही अगर ऐसे हो गए 6 से 7, 7 8, तो अपन सीधे ही बता देंगे। मगर आपको अगर दो वैल्यूज दे दी कि 6.5 6.7 6.8, तो कैलकुलेट कर लेना। आया क्या समझ? कुछ नोट करो। तो ये तो नोट वाला पार्ट हो गया। और यहां पर अलग से मैं लिख भी देता हूं, H प्लस और OH माइनस H2O लिक्विड वाले किसके बराबर होते हैं, 10 की घात -7 के बराबर। और ये सॉल्यूशन है हमारे क्वेश्चन का, जिसको कैलकुलेट करोगे तो 6.97 के आसपास कुछ आएगा।
क्वेश्चन लिखो। लिख लिया बेटा? क्वेश्चन लिखो। 10 की घात -9 मोलर, 10 की घात -9 मोलर HCl, 10 की घात -9 मोलर HCl के जलीय विलयन, 10 की घात -9 मोलर HCl के जलीय विलयन के लिए pH का मान होगा क्या होगा आंसर? थर्ड। अगला सवाल लिखो। 10 की घात -3 मोलर, 10 की घात -3 मोलर HCl, 10 की घात -3 मोलर HCl को 10 गुना तनु करने पर मिलने वाले विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। लगभग 4 कैसे बेटा? कि पानी का कंट्रीब्यूशन लेंगे इसमें भी? हमेशा ले लेंगे? आंसर लाके भी गलत कर रहा है तू। बेटा इधर देखो, पहली चीज तो जो भी सांद्रता होती है हमारे पास, सांद्रता का मतलब होता है मोल बटा आयतन। अगर उसने बोला 10 गुना तनु कर दिया, तो 10 गुना तनु करने का मतलब 10 गुना डाइल्यूट करने का मतलब आयतन 10 गुना कर दिया। यदि आयतन 10 गुना कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है सांद्रता में परिवर्तन आएगा। तो सांद्रता मान लो पहले वाली जो थी वो सी थी, बाद वाली सी डैश है। तो पहले वाले मोल बटा आयतन तो ये थे, मगर 10 गुना तनु करने का मतलब आयतन 10 गुना कर दिया। इसका मतलब नई सांद्रता जो होगी, आयतन बढ़ने का मतलब सांद्रता क्या होगी? कम होगी। कितना गुना बढ़ाया आयतन? 10 गुना। तो सांद्रता कितने गुना कम होगी? 10 गुना। तो ये n/v तो पहले वाली सांद्रता थी, मगर अब तनु कितने गुना किया? 10 गुना। तो c बाय क्या हो जाएगा? 10। तो इसका ट्रिक मैं आपको पहले लिखवा चुका था कि तनु करने के केस में किसी विलेन को यदि हम तनु कर रहे हैं तो जो नई सांद्रता होती है वो c डैश होती है c बाय x के बराबर। आप याद करो, लिखवाया था मैंने। यहां पर x रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने विलयन को कितने गुना तनु किया है। तो बेटा यहां से अगर आप H प्लस की सांद्रता ज्ञात करोगे तो H प्लस की सांद्रता आपके पास आएगी 10 की घात -3 बटा 10। ये कितना आएगा? 10 की घात -4। मुझे बताओ क्या यहां पर इस क्वेश्चन में क्या हम जल का कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि 10 की घात -6 या उससे कम होता तो लेते, ये तो उससे ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में सीधे से पीएच आपके पास कितना आएगा बेटा? 4। आया क्या समझ? एक और क्वेश्चन।
अगला सवाल नोट करना है, कर लो। तो ये रिलेशन जरूर लिखना है बेटा, यहां पर पहले भी लिख रखा था, अभी दोबारा लिखो आप। यहां पर एक्स का रिप्रेजेंट किया है, क्वेश्चन लिखो। यदि 10 की घात -4 मोलर, यदि 10 की घात -4 मोलर HCl विलयन को, HCl विलयन को 1000 गुना तनु कर दिया जाए, 1000 गुना तनु किया जाए, 1000 गुना तनु किया जाए, तो विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। तो विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। पहले तो नई सांद्रता निकालो, नई सांद्रता निकालो सबसे पहले। नई सांद्रता कितनी आ गई बेटा? 10 की घात -7। अब मुझे बताओ, क्या जल का कंट्रीब्यूशन लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, क्योंकि 10 की घात -6 से कम है। और अगर जल का कंट्रीब्यूशन लोगे, यानी कि H+ अगर पूरे विलयन के हम देखें, तो हमें लिखना चाहिए 10 की घात -7 प्लस 10 की घात -7। और ये कौन से वाले हैं? H2O वाले। तो यहां पर ये कितने होंगे? 2 इंटू 10 की पावर -7। और यहां से यदि पीएच आप ज्ञात करोगे तो 7 माइनस 0.3, यह आएगा बेटा 6.7। यानी कि यहां पर फिर से सिली मिस्टेक कर सकते थे, सीधे आंसर क्या कर सकते थे? 7। मगर फिर आपको ध्यान रखना था कि यहां पर पानी का कंट्रीब्यूशन लेना है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आएगा? वापस से 6 से 7 के बीच में। क्योंकि आप खुद सोचो 7 कैसे आ सकता है, उदासीन हो गया ऐसे तो। क्लियर है क्या बेटा? कितने क्वेश्चंस करवा दिए अभी तक? नहीं, इस पे ये वाला जो पार्ट है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखो। 10 की घात -3 मोलर HCOOH है। 10 की घात -3 मोलर HCOOH है। और जिसको समझ आए आंसर बोलना नहीं है बेटा, ठीक है? मैं पूछूंगा तो अपने आप बता देना फिर, अभी पहले नहीं बताना है आपको। HCOOH है, पीएच इसका पूछा है कितना होगा? ऑप्शन है 3, 3 से कम, 3 से ज्यादा, और कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। किस किस का आंसर फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? अब इधर देखो, आंसर देखो इधर।
HCOOH थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है बाकियों के कंपैरिजन में। HCOO माइनस प्लस H प्लस। पहले तो मुझे बताओ ये फॉर्मिक अम्ल जो है ये दुर्बल है कि प्रबल है? दुर्बल है तो पूरा तो टूटेगा नहीं, पूरा नहीं टूटेगा तो मैंने साम्य लगा दिया, क्योंकि साम्य तब लगाते हैं जब रिएक्टेंट पूरा नहीं टूटता। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब सोचो ये 10 के घात -3 मोलर है बेटा, अगर ये पूरा पूरा टूटता तो इसके एक से पूरा क्या मिलता? एक। तो यहां पर 10 के घात -3 मोलर मिलती है हमें सांद्रता H प्लस की, और उस केस में पीएच का मान आपको कितना मिलता? 3 मिलता। पर एक्चुअल में मुझे बताओ कि H प्लस 10 के घात -3 से कम मिलेंगे कि ज्यादा? भाई कम टूटेगा ना, ये तो मैक्सिमम मिल गए ना, एक्चुअल में तो इससे कम ही मिलेंगे ना, यस और नो? अगर H प्लस कम मिलेंगे तो H प्लस और पीएच में इनवर्स रिलेशन होता है, H प्लस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, ये रिलेशन होता है। आप कैलकुलेट करके देख लो, मान लो कि H प्लस की सांद्रता 10 के घात -2 है तो पीएच का मान 2 आएगा। H प्लस की सांद्रता -3 है तो पीएच का मान क्या आएगा? 3। तो देखो जब H प्लस कम हुए तो पीएच क्या हुआ? ज्यादा, यानी कि H प्लस किसके इनवर्स है? पीएच। तो सोचो अगर H प्लस 10 के घात -3 से कम मिले तो फिर पीएच भी 3 से ज्यादा। जितना दुर्बल अम्ल होगा पीएच उतना क्या होगा? ज्यादा। ये तो प्रबल मानते हुए तुमने 3 बोल दिया, पर एक्चुअल में तो ये दुर्बल है, और दुर्बल है तो फिर पीएच भी 3 से ज्यादा होगा। तो आंसर इसका क्या आएगा? फर्स्ट, सेकंड, ये हमारे पास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन सा ऑप्शन? थर्ड। कंसेप्ट समझ में आया क्या? तो ये ध्यान रखना बेटा, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन स्ट्रीम हो सकते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है। दुर्बल है तो देख लेना कि H प्लस कम तो फिर पीएच ज्यादा। तो ये जो कहानी अपन ने पूरी डिस्कस की है किसके लिए? कि या तो सिर्फ प्रबल अम्ल हो या फिर सिर्फ प्रबल क्षार हो। अब अपन देखेंगे प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार का मिश्रण। कितने पॉइंट हो गए? फर्स्ट हुआ है ना अभी, सेकंड लिखो। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार का मिश्रण। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार का मिश्रण। अब वैसे तो आपको याद होगा कि इस केस में ग्राम तुल्यांक सब क्या में ऐड करते हैं, है ना? पर क्यों ऐड करते हैं वो वापस से समझाता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि मोल H प्लस के होते हैं ग्राम तुल्यांक अम्ल के बराबर। थोड़ा बहुत समझाया तो उससे और इजी लगेगा आपको। तो मैंने हेडिंग लिखवाया आपको, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार का मिश्रण। तो जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हम अलग अलग एसिड्स मिक्स कर रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड 1 है, मान लो SA1 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड 1। इसी में हमने एक और एसिड मिला दिया, इसी में हमने एक और एसिड मिला दिया, और ऐसे करते करते आपके पास एक विलयन तैयार हो चुका है। क्वेश्चन आपको ऐसा मिला कि HCl का इतना मोल था, HNO3 का इतना मोलर था, H2SO4 का इतना था। आपसे पीएच पूछा कि पूरे रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा। तो पहली चीज तो आपको यदि पीएच ज्ञात करना है तो आपके पीएच के फॉर्मूले में होता है -log H+। तो पहले हमें यह तो पता लगे कि H प्लस की सांद्रता कितनी है। अगर मुझे H प्लस की सांद्रता निकालनी है तो जिसकी भी सांद्रता निकाल रहा हूं उसके मोल ऊपर लिखने चाहिए और नीचे पूरे विलयन का आयतन लिखना चाहिए, यस और नो? तो हमें सोचना है कि H प्लस के मोल कितने आएंगे। यदि आपने टोटल H प्लस के मोल ज्ञात कर लिए तो नीचे टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। अब सोचो क्या होगा बेटा, आपके पास जो प्रबल अम्ल है पहला वाला, उसके टूटने से आपको H प्लस मिलेंगे, दूसरे वाले से भी H प्लस मिलेंगे, तीसरे वाले से भी H प्लस मिलेंगे, तो H प्लस के नंबर तो बढ़ रहे हैं ना टोटल। तो हमें क्या लिखना चाहिए? इससे मिलने वाले H प्लस प्लस इससे मिलने वाले H प्लस प्लस इससे मिलने वाले H प्लस। और H प्लस अम्ल से मैं कैसे निकाल सकता हूं? एसिड के H प्लस हम कैसे निकाल सकते हैं? ग्राम तुल्यांक अम्ल के ही तो H प्लस के मोल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड 1। ये ग्राम इक्विवेलेंट लिखने का मतलब मोल ही तो है बेटा। मोल H प्लस के किसके बराबर होते हैं? ग्राम तुल्यांक के तो बराबर होते हैं, थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। तो इसी तरह से और क्या लिखना चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट किसके? स्ट्रॉन्ग एसिड 2 के।
प्लस ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि ग्राम तुल्यांक किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड 3 के। इसी तरह से सोचो ये 100 ml था, ये 200 ml था, ये 300 ml था, तो नीचे टोटल वॉल्यूम ही तो लिखोगे, क्योंकि अलग अलग आपके पास सॉल्यूशन थे, सबको मिक्स किया, टोटल वॉल्यूम बढ़ गया। तो नीचे क्या आना चाहिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ग्राम तुल्यांक का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में डाटा कैसा गिवन है। अगर आपको भार या मोल दिए हैं तो मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। और यदि आपको इंडिविजुअल अलग अलग वॉल्यूम दिया, अलग अलग आयतन दिया है कि इसका 50 ml, इसके 100 ml, इसके 200 ml, तो n इंटू वी, एन इंटू वी, एन इंटू वी। समझ में आ गई बात। ये सारी कहानी किसके लिए थी बेटा, प्रबल अम्ल के मिश्रण के लिए। किसके लिए, प्रबल अम्ल का मिश्रण। तो फिर प्रबल क्षार के मिश्रण के लिए क्या होगा, ये एसिड की जगह क्या हो जाएगा, बेस। तो कैलकुलेशन किसकी होगी, OH माइनस की। तो लिखना क्या चाहिए, OH माइनस के मोल ऊपर और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या लिखना चाहिए, ग्राम तुल्यांक यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस 1, ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस 2, प्लस क्या आएगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस 3, और नीचे क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, हेडिंग आपने लिख लिया, पहले आप इसमें लिखो प्रबल अम्ल का मिश्रण, प्रबल अम्ल का मिश्रण, प्रबल अम्ल का मिश्रण। इसमें ये वाला रिलेशन लिखो, H प्लस वाला, लिखा बेटा। ज्यादा बेसिक से हो रहा है क्या, समझ में तो आ रहा है क्या, इससे भी। देखो क्वेश्चन भी अच्छे से कर रहे हैं अपन, और समझा भी रहा हूं, पूरा नोट्स भी बना रहा हूं, अब पूरा पूरा काम हो गया, अब पढ़ाई का काम तुम्हारा है। पर तुम क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के करो प्रैक्टिस, कहीं से भी जितने भी टॉपिक्स वगैरह हो गए उन सब के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सिर्फ मॉड्यूल पर नहीं रहना है अपने को। आज अभी होमवर्क दे दूंगा मैं आपको, जहां तक हो गया वहां तक का ही दूंगा ना, सबके से दूंगा। हाँ 1 2 3 के तीनों के देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगला लेक्चर, अगला और अब जितने भी लेक्चर है सब इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में आयनिक, बस मोल और आयनिक, आयनिक हो जाएगा पूरा तो पूरा दूंगा। नहीं, ये लिख लो बेटा, लिख लिया क्या, मॉड्यूल 2 होमवर्क दे देता हूं। लायो नहीं लायो, आपको हर लेक्चर में मॉड्यूल लेके आना है अब, ठीक है। होमवर्क लिखो बेटा, बिगनर बॉक्स 1, बिगनर बॉक्स 1, इसके बाद एक्सरसाइज 1 में, बिगनर बॉक्स 1 पूरा बेटा, उसके बाद एक्सरसाइज 1 निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक, 1 से लेकर 21 तक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, 65, 66, 68, 69, 70,
72, 75, 81, 80, 84, 85, इसके बाद एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 13, तेईस, 26, 25, इसके बाद एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 10, 19 नंबर, 21, 25, 27, बस इतना करो।